वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो सबसे पहले हमारे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 20 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम आपको 3 टॉपिक कंप्लीट कराएंगे। पहला है हमारा N+L रूल, सेकंड है पाउली का आवर्जन सिद्धांत और नेक्स्ट है हुड का अधिकतम बहुलकता का नियम। तीनों ही टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कीमती टॉपिक है, धुआंधार टॉपिक है और बहुत ही बिंदास टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से 100 नहीं 110% एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हम हर वो पॉइंट कराने की कोशिश करेंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका एग्जाम चाहे CP नेट का हो, VHU का हो, RUHS का हो, किसी अदर कंपटीशन की आप तैयारी करना चाहते हैं, साथ ही साथ क्लास 11th-12th की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल दिल खोल के कर सकते हैं। हम यहाँ पर हर वो पॉइंट समझाने की कोशिश करते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, और हर इजी वे लेकर के हम चलते हैं। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक पर बात करेंगे। उससे पहले आपको छोटा सा काम करना होगा, कॉपी पेन को साथ रखना होगा। जैसे जैसे हम चीजों को नोट डाउन करते जाएं, आप मेरे साथ बारी बारी हर एक उस चीज को नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि देखो इससे होता क्या है, जब एग्जाम टाइम आता है तो आप इन चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। ओनली वीडियो को वॉच करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई चीज दिमाग में कब तक रखी जा सकती है, और वही चीज यदि नोट डाउन होगी तो जब वो 6 महीने 7 महीने बाद एग्जाम होगा तो कम से कम उस चीज को एक बार देख लेंगे तो वो चीज पुनः आपके माइंड में आ जाएगी, ठीक है। तो ये काम करना अति आवश्यक है। तो उससे पहले एक बात और आप लोगों से कहनी थी कि यदि अभी तक आपने 18 और 19 क्लास को नहीं देखा है, वैसे मेरे हिसाब से 1 से लेकर के आपने 19 तक कोई भी क्लास नहीं देखी है, तो भाई देखो सबको वॉच कीजिए, क्योंकि किसी को नहीं पता एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से पूछ लिया जाए, और हम उतना ही पढ़ाते हैं जितना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सारी बकवास नहीं लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि जितनी भी थ्योरी बुक में है या फिर कहीं से भी हम लाते हैं कंटेंट वो पूरा बोर्ड पर छाप दे, तो ऐसा नहीं है। हर इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम बोर्ड पे उतारकर आपके सामने रखते हैं। वैसे मेरी मानो तो यदि आपने 18 क्लास और 19 को नहीं देखा है तो इस क्लास को यहीं पर स्किप कीजिए, क्लास 18 और 19 को देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये चीज आपको तभी समझ में आएगी। 18-19 को नहीं देखोगे, क्लास 20 सर के 1 मीटर ऊपर से निकलेगी, ठीक है, तो उसको बहुत जरूर कीजिए। चलिए तो अब हम अपने टॉपिक पर आएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे N+L रूल, ठीक है। सबसे पहले हम N+L रूल पढ़ेंगे। यदि बात की जाए कि ये सबसे पहले N+L रूल जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो देखो ये क्लेचकोवस्की के द्वारा दिया गया था। क्लेचकोवस्की एक वैज्ञानिक हुए जिनके द्वारा N+L रूल दिया गया था, ठीक है, क्लेचकोवस्की के द्वारा दिया गया, ओके। N+L रूल क्लेचकोवस्की के द्वारा दिया गया। अब देखो N+ रूल होता क्या है। सबसे पहले आपको पता है N क्या है। N का मतलब है मुख्य क्वांटम संख्या, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जबकि L का मतलब क्या है, दिगंशी क्वांटम संख्या, यानी कि एजोमेथल क्वांटम नंबर। देखो N+L रूल क्या कहता है, इस नियम के अनुसार कहा जाता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा। आपको पता है, आपने ऑफबाउ का सिद्धांत पढ़ा है, जहां पे हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाया है। वही ऑफबाउ नियम को आगे बढ़ाते हुए कुछ अपने सिद्धांत रखे हैं क्लेचकोवस्की ने, जहां पर उन्होंने कहा है कि N+L के अनुसार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस उपकोष में भरा जाएगा। हमारे साथ लिखेंगे, इस नियम के अनुसार
नियमानुसार कहा गया है, इस नियमानुसार इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में सबसे पहले भरा जाएगा, जिसके लिए n+l का मान सबसे कम होगा, n+l का मान सबसे कम होगा। सबसे हटा दीजिए, कम होगा। देखिए n+l रूल के अनुसार कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन उस उपकोष बोले तो सबसेल में सबसे पहले भरा जाएगा जिसके लिए n+l का मान कम होगा। कैसे? आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखा होगा, हम आपको अभाव के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखा चुके हैं, जहां पे हमारा होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ऐसे करके हमने आपको बिल्कुल 7f तक समझा के रखा है। ठीक है, सबसे मेन चीज ये है, 3s के बाद और देख लीजिए 3p, 3s, 3d। ठीक है, ऐसे करके आप 7f तक पढ़ सकते हैं। आपने एक चीज यहाँ पे, ये आपने जो नियम पढ़ा है वो अभाव के अनुसार पढ़ा है। ये सिद्धांत किसके अनुसार दिया गया? ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके द्वारा दिया गया? अभाव के अनुसार दिया गया है। इसी को आगे देखते हुए क्लेचकोवस्की ने अपना n+l रूल दिया। यहाँ पे उनके कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में भरा जाएगा जिसके लिए n+l का मान सबसे कम होगा। कैसे? आपने देखा 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरा, जबकि 3d में इलेक्ट्रॉन बाद में भरा। अच्छा, हम देखेंगे कि क्या ये रूल n+l रूल जो है क्या वो यहाँ पे लागू होता है या नहीं होता है। कैसे? तो देखो हम एग्जाम्पल पर बात करेंगे। एग्जाम्पल पर हम बात करेंगे किसके लिए? 4s व 3d उपकोष के लिए, 3d उपकोष के लिए। व 3d उपकोष के लिए। अच्छा, हम सबसे पहले 4s के लिए क्या निकालेंगे? n+l का मान निकालेंगे। अच्छा, n का मान यहाँ पे कितना है? 4 है। n का मान कितना है? 4 है, जबकि l का मान s सबसेल के लिए कितना होता है? 0 होता है। कितना निकल के आएगा? 4 निकल के आएगा। 3d का हम देखेंगे, 3d का n+l रूल ज्ञात करेंगे तो n का मान यहाँ पे कितना है? 3 है। d का मान कितना होता है? 2 होता है। 3 और 2 करेंगे कितना आएगा? 5 आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स देखिएगा, 4s में n+l रूल लगाया तो मान कितना आया? 4 आया, जबकि 3d में n+l रूल लगाया तो कितना निकल के आया? 5 निकल के आया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मान कम है और इसका मान अधिक है। वही इस रूल के अनुसार कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में पहले प्रवेश करेगा जिसके लिए n+l का मान सबसे कम होगा। इसलिए देखो 4s का मान कम है, किसकी अपेक्षा? 3d की अपेक्षा। इसलिए किसमें सबसे पहले भरा जाएगा? 4s में। उसके बाद किसमें भरा जाएगा? 3d में। अच्छा, अब बताइए, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, हम आपकी समस्या का हल करेंगे, यानी कि सॉल्व जरूर करेंगे आपकी परेशानी को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा n+l रूल लागू होता है जो क्लेचकोवस्की के द्वारा दिया गया। बिल्कुल सही बात है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस उपकोष में भरा जाएगा जिसके लिए n+l का मान सबसे कम होगा। अच्छा, फिर आगे बात हुई तो एक चीज और पता चली
कि ऐसे उपकोष भी आए जिसमें n+l का मान समान हो गया, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में भरा जाएगा, उस चीज को भी देखेंगे। इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप आसानी से। चलिए अब हम सेकंड नियम पर बात करेंगे। इन्होंने एक पॉइंट और दिया था, ये तो उनका हुआ कि इलेक्ट्रॉन उसमें सबसे पहले भरा जाएगा जिसमें n+l का मान सबसे कम होगा, ठीक है। आगे कहा इन्होंने कि यदि दो कोष के लिए n+l का मान समान है। अच्छा इसको लिखते हैं। क्या बात है, मार्कर भी काम नहीं कर रहे हैं। यदि दो कोष के लिए एक सेकंड का इंतजार कीजिए, इंक डालते हैं, क्योंकि जब तक इंक नहीं डलेगी मार्कर नहीं चलेगा। मार्कर ये कह रहा है कि क्लास को शेयर कीजिए। देखो मार्कर भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि आप क्लास को शेयर नहीं करते हैं। जरा शेयर करते रहा करो भाई क्लास को, और शाम 3 बजे लाइव भी आया करें। आप लोग लाइव नहीं आते हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स क्लास में लाइव आते हैं, तो क्लास में लाइव जरूर आया करें, ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत ही धुआंधार और बिंदास क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो हम ये शाम को टॉपिक कराते हैं उसी से संबंधित क्वेश्चन हम लाइव क्लास में लगवाते हैं, कोई अलग से मॉक टेस्ट नहीं रखते हैं, ठीक है। तो लाइव आना बहुत जरूरी है। दोपहर 3 बजे बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्वेश्चंस के आंसर वहां पे स्टूडेंट्स देते हैं, पढ़ने में मजा भी आता है, तो आइएगा जरूर लाइव क्लास में, ठीक है। अच्छा चलिए अब हम बात करेंगे इसमें यदि दो कोष के लिए n+l का मान समान है, यदि n+l का मान समान है तो इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में भरा जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में भरा जाएगा जिसका n का मान कम होगा, जिसका n का मान कम होगा। देखो जब रूल आगे बढ़ाया गया तो एक चीज उन्होंने देखी कि कहीं एक ऐसे उपकोष थे जिनमें n+l का मान समान आ रहा था, तो क्वेश्चन उठा कि तो हम किसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो वैज्ञानिक के द्वारा कहा गया कि जिसके लिए n का मान कम होगा इलेक्ट्रॉन उसमें पहले भरा जाएगा। कैसे? तो उन्होंने 3d और 3p को लेकर के बात की। 3d व 4p के लिए जैसे 3d व 4p के लिए जब उन्होंने देखा, सबसे पहले हम 3d के लिए n+l का मान ज्ञात करेंगे। n+l का मान ज्ञात करेंगे तो n का मान 3 है, l का मान 2 है, कितना निकल के आएगा? 5 निकल के आएगा। उसी प्रकार से हम 4p के लिए देखेंगे। 4p के लिए n+l लागू करेंगे तो n का मान कितना है? 4 है, l का मान p के लिए कितना होगा? 1 होगा, तो ये भी हमारा 5 निकल के आया। तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये उत्पन्न हुई कि हम किस उपकोष में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, सबसे पहले किस उपकोष में हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो उन्होंने कहा कि जिसके लिए n का मान कम होगा। अच्छा 3d में और 4p में देखा जाए तो n का मान सबसे कम किस में है? 3d में है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा? 3d में भरा जाता है, उसके बाद 4p में भरा जाता है, ठीक है। ऐसे उन्होंने ऑबाउ के सिद्धांत के अनुसार जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया था उसके आधार पर n+l रूल को ज्ञात किया, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपका n+l रूल क्लियर हुआ होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो आप अपना
अपना कमेंट कमेंट बॉक्स में छोड़िए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब पढ़ेंगे हम पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। देखो, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है कि किसी भी तत्व के परमाणु की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होंगे। पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार क्या कहा जाता है, अच्छा नोट डाउन करेंगे। इस नियमानुसार किसी तत्व के परमाणु की चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं होंगे, आप देख सकते हैं भाई बहुत ज्यादा गर्मी है, पसीने में भन चुके हैं। ये मान लीजिए पसीने में नहा चुके हैं। हाँ, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है कि किसी भी तत्व के परमाणु की चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं होंगे। आगे इन्होंने कहा कि अधिकतम 3 क्वांटम संख्याएं, अधिकतम 3 क्वांटम संख्याएं वो भी कौन सी, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान समान है, का मान समान हो सकता है, लेकिन s का मान, s बोले तो चक्रण क्वांटम संख्या, s का मान निश्चित रूप से अलग होगा, s का मान निश्चित रूप से अलग होगा। अच्छा देखिए कैसे क्या कहा गया, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत पाउली के द्वारा दिया गया। उनके अनुसार कहा गया कि किसी तत्व के परमाणु की चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं होगा। बाई चांस हो सकता है कि 3 क्वांटम संख्याएं, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान एक समान हो सकता है, लेकिन चक्रण क्वांटम संख्या यानी कि s का मान निश्चित रूप से अलग होगा। भाई पसीने में नहा चुके हैं, जरा पसीना साफ कर दें, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है अब तो। हाँ देखो, अधिकतम तो उन्होंने कहा कि एम एल और एम का मान समान हो सकता है, लेकिन एस का मान निश्चित रूप से अलग होगा। कैसे होगा, जरा हम एग्जाम्पल के आधार पर देखेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि माना कि हमने एग्जाम्पल लिया है He24, छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे He24, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 निकल के आएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 निकल के आएगा। हम एक तत्व के परमाणु की चारों क्वांटम संख्याओं को ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि क्या इसकी चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान आ रहे हैं या फिर अलग अलग आ रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले आप देखेंगे 1s2 लिखा हुआ है, यहाँ पे s में कितने कक्षक होते हैं, एक कक्षक होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज
दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, हम इसको लेकर के ज्ञात करेंगे और हम इसको लेकर के ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें सभी क्वांटम संख्याओं हर एक इलेक्ट्रॉन का ही तो हम निकाल लेंगे चारों क्वांटम संख्याएं। तो सबसे पहले हम इसके लिए ज्ञात करेंगे n बराबर कितना होगा, 1 होगा। l बराबर कितना होगा, s सब सेल के लिए 0 होगा। m का मान कितना होगा, माइनस की l से प्लस की l तक, माइनस की 0 प्लस की 0 यानी कि 0। उसके बाद हम s का मान ज्ञात करेंगे, पहले के लिए ज्ञात करेंगे। पहले के लिए जब हम ज्ञात करेंगे तो पहला हमारा क्लॉकवाइज है, मान आएगा प्लस की 1/2। क्या आएगा, प्लस की 1/2। ठीक है, आगे हम सेकंड के लिए ज्ञात करेंगे, n का मान वही रहेगा, l का मान भी वही रहेगा, m का मान भी वही रहेगा, जबकि s का मान क्या हो जाएगा, माइनस की 1/2। क्या हो जाएगा, माइनस की 1/2। आप देख सकते हैं n का मान दोनों में समान है, l का मान दोनों में समान है, m का मान भी दोनों में समान है, लेकिन s का मान जो है वो निश्चित रूप से अलग है। इसका प्लस की 1/2 है और इसका माइनस की 1/2 है। वही पाउली के द्वारा कहा जाता है कि कभी भी चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते किसी भी तत्व के लिए। हाँ, हो सकता है कि m का मान समान हो जाए, लेकिन s का मान निश्चित रूप से अलग होगा। लेकिन एक शर्त है इस नियम की कि ये नियम हाइड्रोजन पर लागू नहीं होता है। आप समझ चुके होंगे कि हाइड्रोजन में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसीलिए ये हाइड्रोजन पर लागू नहीं होगा। बाई चांस कभी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बताइए पाउली का आवर्जन सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है, तो हाइड्रोजन तत्व पर पाउली का आवर्जन सिद्धांत लागू नहीं होता है। ठीक है, हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, 101 नहीं 110% उम्मीद है कि आपके ये टॉपिक समझ में आया होगा। ना आया हो कमेंट छोड़िए कमेंट बॉक्स में, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हुड का अधिकतम बहुलकता का सिद्धांत। इस पर हम चर्चा करेंगे, उससे पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आगे बात करेंगे। देखो तीनों ही नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक बात और, ये चैप्टर आपका यहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, परमाणु संरचना चैप्टर जो था वो आपका यहीं पर खत्म हो जाता है। अब तीसरा चैप्टर चलाएंगे जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, तीसरा चैप्टर हमारा चलाया जाएगा तत्वों का वर्गीकरण। देखो हुड का अधिकतम बहुलकता का नियम पढ़ेंगे अब हम। यहां से, ठीक है, हुड का बहुलकता का नियम। इस नियम के अनुसार कहा जाता है, हुड के बहुलकता के नियम के अनुसार कहा जाता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का युग्मन किसी भी परमाणु के कक्षक में युग्मन तब तक नहीं हो सकता है जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर दिया जाए। बहुत ध्यान से समझिएगा, हम पहले नोट डाउन करेंगे उसके बाद समझाएंगे। इस नियम अनुसार किसी परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का किसी परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं हो सकता जब तक प्रत्येक कक्षा में
प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर दिया जाए। समझिएगा, हुड की अधिकतम बहुलकता के अनुसार कहा जाता है कि किसी भी परमाणु कक्षक, कक्षक जानते हो क्या होता है, पता होगा आपको, ये होते हैं डिब्बे कक्षक, इनको कहा जाता है कक्षक। इट्स ओके, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का युग्मन, युग्मन बोले तो जोड़ा, और जोड़ा बोले तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तब तक नहीं हो सकता जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक का मतलब है कि क्लॉकवाइज हमारे इलेक्ट्रॉन ना भर दिए जाए, ठीक है। और आगे कहा जाता है कि बाद में भरने वाले इलेक्ट्रॉन का चक्रण जो होता है वो विपरीत दिशा में होता है। तो नॉर्मल समझने वाली बात है कि माना कि ये हमारे 3 कक्षक हैं, इसमें जब हम इलेक्ट्रॉनों को भर देंगे, बाद में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो कैसे भरेंगे, इसके विपरीत चक्रण कराएंगे। अच्छा, अब समझिए कैसे समझोगे। पी उपकोष के लिए हम देखेंगे, पी उपकोष के लिए आपको पता है पी उपकोष, अरे भाई आपको पता है पी उपकोष के लिए 3 कक्षक होते हैं। पी उपकोष के लिए कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। और 3 कक्षक के लिए इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें हम पहले P1 भरेंगे, फिर P2 को भरेंगे, 1 मिनट देखेंगे, ठीक है। फिर हम P3 को लेकर के बात करेंगे। अच्छा, आगे हम P4 को लेकर के बात करेंगे, आगे P5, क्योंकि P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ये देखिए भाई, और बहुत ज्यादा भाई गर्मी है, पसीने को देख के तब भी सपोर्ट कर देना, ठीक है। सच में इतने में सर दर्द होने लगा बहुत ज्यादा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। हम यहाँ फैन यूज नहीं कर सकते, कूलर तो बहुत दूर है, और जिस रूम में हम पढ़ाते हैं वहाँ एसी की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। एसी दूसरे रूम में लगी हुई है, हम यहाँ अंधेरे एक बंद रूम में दोनों गेट को लगाए हुए हैं, और इतनी हेवी लाइटों में पढ़ा रहे हैं। बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, मेहनत की नहीं तो पसीने की कदर करके एक बार क्लास को लाइक कर दें, साथ ही साथ शेयर कर दें। आपके सपोर्ट के हमें बहुत ज्यादा, ये सपोर्ट मिलता रहेगा, ये पसीना हमें पता नहीं चलेगा। देखो, ज्यादा से ज्यादा मेहनत और दूसरों को सपोर्ट, यदि सपोर्ट करोगे किसी को तो वो आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा, कितनी भी उसके लिए मुसीबत क्यों ना हो, वो आपका साथ जरूर देगा, ठीक है। तो देखो, पी उपकोष के लिए हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमें P1 दिया गया, यानी कि पी उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले बात है कि 3 कक्षक होते हैं, हम 1 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे, कौन से डिब्बे में भरेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट डिब्बे में भरेंगे, और वो भी कैसे भरेंगे, क्लॉकवाइज। पहले इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज भरा जाता है, P2 पहला क्लॉकवाइज। अब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा कभी मत कीजिएगा कि यहीं पे आप एंटी क्लॉकवाइज भर दें, तो हुड का नियम गलत हो जाएगा। क्योंकि हुड का नियम कहता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को प्रत्येक कक्षक में एक एक भर दिया जाए, उसके बाद उसका युग्मन किया जाए, युग्मन बोले तो जोड़ा बनाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत होगा तरीका, ये सही होगा। P3 के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन और हमारा थर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम 4p के लिए देखेंगे, तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये हमारा तीसरा इलेक्ट्रॉन। अब 3 भर गए, एक और बचा, तो ये हमारा क्या होगा, कैसे भरा जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज भरा जाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज ये अब इसका क्या हो चुका है, युग्मन, इसका जोड़ा बन गया है। इस इलेक्ट्रॉन का क्या हो चुका है, जोड़ा, यानी कि शादीशुदा हो चुका है, इसकी शादी हो गई अब, ठीक है। बहुत सरल वे से समझ सकते हैं कि इसकी अब शादी हो गई है, ये जोड़ा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और जब ये चक्रण दोबारा कराते हैं तो इसके विपरीत दिशा में कराते हैं। सेकंड, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा
5वां इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और हमारे 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है किसी भी कक्षक में। ये नियम कौन बताता है? हुड का अधिकतम बहुलकता का नियम। हुड की अधिकतम बहुलकता का नियम कहता है कि किसी भी कक्षक में तब तक युग्मन नहीं हो सकता है, तब तक जोड़ा नहीं बन सकता है, जब तक कि प्रत्येक कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर दिया जाए। ठीक है, हमें पूरी उम्मीद है कि आपका n+n रूल, पाउली का आवर्जन सिद्धांत, हुड की अधिकतम बहुलकता का नियम बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हुआ होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लग रहा हो, आप अपना कमेंट बॉक्स में छोड़िए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे, पुनः इस चीज को समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और हमारे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट से हमारा निवेदन है कि ऐसे नहीं, देखो भाई, सपोर्ट करते रहिए। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। आप सपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। गर्मी बहुत पड़ती है डियर, कभी हमारे बारे में भी सोच लिया करो। ठीक है, 3 बजे लाइव लेना, उसके बाद ये क्लास को बनाना और हमारे लिए अदर काम भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ओनली यूट्यूब चैनल हमारे लिए हो, अदर काम भी है, हमारी खुद की भी तैयारी है और भी हमारे लिए तमाम काम है। बस आपके सपोर्ट, आपके कमेंट को देख करके ऐसा सब करना पड़ता है मुझे। शाम 3 बजे लाइव आइएगा, इस वीडियो में भरपूर अपना प्यार दिखाइएगा। देखो, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, बेकार लगे तो डिसलाइक कीजिए। ठीक है, लेकिन कीजिए जरूर। लाइक डिसलाइक एक कोई ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं और उसके हिसाब से काम कर सकते हैं, लेकिन लाइक करें या डिसलाइक करें, करना जरूर है। ओके, और अच्छी लगे क्लास तो दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। सच बता रहे हैं, अब मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और समझ सकते हैं आप। ठीक है, सर में भी दर्द होने लगा है बहुत ज्यादा और अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है क्योंकि लगातार बोल रहे हैं और गर्मी के मौसम में लगातार बोलना बंद रूम में पसीने में तो बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो बताइएगा जरूर कि क्लास कैसी लगी। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। बस कमेंट छोड़िएगा प्यारे प्यारे, और जहां दिक्कत लगे वो भी बताइएगा। ठीक है, अच्छा फिर हम चलते हैं। ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से स्टडी करिएगा। कल दोपहर मिलते हैं 3 बजे 500 क्वेश्चंस की सीरीज में नए क्वेश्चनों के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।